एक बार की बात है, मोनिका दर्पण के सामने बैठी असमय ही सफ़ेद होते अपने बालों को बड़ी सफाई से बिखरे बालों की लटों में छुपाने की कोशिश कर रही थी। इस काया ने अभी 40 साल भी पूरे नहीं हुए, पर दूसरों को तो लगता कि मैं 50 पार कर चुकी हूँ। बड़ी कोशिश करती कि 40 की लगूं और इस प्रयास में चेहरे को छिपाना तो आसान था, मगर मन में छिपे घाव को कैसे छिपाती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कि शायद मेरी काम वाली आज समय से पहले आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने पोस्टमैन था। लिफाफा देखकर मैं परेशान हो गई। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं कटे वृक्ष की तरह सोफे पर गिर पड़ी। रोहन को भेजा मेरा बेरंग पत्र वापस आ चुका था। पत्र के पीछे लिखा था, इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। मैं चुपचाप आंखें मूंदकर सोफे पर पड़ी रही। अतीत मेरी आंखों में चलचित्र की भांति घूमने लगा, जिसमें मेरे जीवन की सारे खुशी के पल कहीं खो गए थे। मैं कभी भी किसी दायरे में कैद नहीं होना चाहती थी, किंतु यादों के सैलाब को रोक पाना अब मेरे बस में नहीं था। दोस्तों, मेरा जन्म एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। स्कूल कॉलेज में उछल कूद करते करते मैं बड़ी हो गई। बाहर मैं जितनी चुलबुली और चंचल थी, घर में आते आते उतनी ही गंभीर हो जाती। परिवार पर पूरी तरह से माँ का प्रभाव था। घर में सारे अधिकार माँ के हाथों में थे, इसीलिए जब माँ हमारे कमरे में आती तो कमरे में खामोशी सी छा जाती। हमारे घर में यह रिवाज भी नहीं था कि किसी के रूठने पर उसे मनाया जाए। बेरंग जिंदगी जीने की अभ्यस्त हो चुकी मैं सोचती, जब मेरा अपना घर होगा तो यह सब नहीं करूँगी। एमए बीएड की शिक्षा के बाद मेरी नियुक्ति एक स्थानीय कॉलेज में हो गई। मुझे लगा जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही हूं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इसी के साथ मेरे जीने का अंदाज भी बदल गया। कॉलेज के बहाने खुद को संवार कर रखना और इठला कर चलना मेरे जीवन का एक सुखद मोड़ था। लोग मेरी प्रशंसा करते न थकते थे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे पास भी दूसरों को आकर्षित करने का पर्याप्त सौंदर्य है। एक दिन जब मैं अपने साथी अध्यापक के साथ बैठी थी तो बातों बातों में उसने बताया कि वह पीएचडी कर रहा है। मैं तो पहले से ही उस पर मोहित थी और यह जानने के बाद तो मैं उसके व्यक्तित्व से और भी प्रभावित हो गई। मेरे मन में उसके प्रति और भी प्यार उत्पन्न हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसकी आवाज़ शायद उधर भी पहुंच चुकी थी। मेरे मन में कई बार आया कि अगर ऐसे व्यक्ति का उम्र भर का साथ मिल जाए तो मेरी दुनिया ही संवर जाए। उसकी पत्नी बनकर मैं उसे पलकों पर बिठाकर रखूंगी। मेरी आंखों में एक सपना आकार लेने लगा। उस दिन मैंने संकोच छोड़कर माँ को इस बात के बारे में बताया। उम्मीद थी कि माँ मान जाएगी, किंतु माँ ने मुझे बेहद कोसा और मेरे चरित्र को लेकर मुझे जलील भी किया। माँ कहने लगी, इस घर में यह संभव नहीं है कि लड़की अपना वर खुद खोजे। मेरी इस बात से माँ इतनी नाराज़ हुई कि जल्दबाजी में मेरे लिए एक वर खोज निकाला। मुझे सोचने का समय भी नहीं दिया और मैं विरोध करती भी तो किससे। मेरी शादी रोहन से हो गई और मेरी नौकरी भी छूट गई। शादी के बाद जब मैं सपनों की दुनिया से लौटी तो पाया कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा मैंने चाहा था। रोहन पास के ही एक महानगर में किसी कंपनी में अधिकारी थे।
रोहन के ऑफिस जाने के बाद मैं घर पर बोर होने लगी। मैंने रोहन से कहा, रोहन, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई नौकरी कर लूँ। वह धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम्हारी नौकरी करने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, किंतु जब कभी मम्मी पापा रहने के लिए आएंगे, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा। अब यह तुम्हारा घर है, इसे बना संवार कर रखने में ही स्त्री की शोभा होती है। देखो, बेहतर यही है कि तुम इस घर की गरिमा बनाए रखो। तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम कोई किट्टी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मुझे किट्टी पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। माँ कहती थी कि कॉलोनी वालों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। बेकार में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। लेकिन उस दिन मैंने यह जान लिया कि रोहन मेरी खुशी के लिए झुकने को तैयार नहीं है। यह मेरे स्वाभिमान को चुनौती थी। मैंने भी अपने हाव भाव से यह जता दिया था कि नाराज़ होना मुझे भी आता है। वे जब भी मेरे पास आने की कोशिश करते तो मैं झिटक कर दूर हो जाती और मुंह फेर कर सो जाती। आखिरकार जीत मेरी हुई। रोहन ने नौकरी की इजाज़त दे दी। अगली बार मैं जब माँ से मिलने गई तो उन्हें वह सब बताती रही जो नहीं बताना चाहिए था। माँ की दबंग आवाज़ ने मेरे जख्मों पर मरहम का काम किया। वह मरहम था या नमक, मैं इस बात को कभी न जान पाई। माँ ने मुझे समझाया कि पति को अभी से मुट्ठी में नहीं रखोगी तो उम्र भर पछताओगी। मैं रोहन से बोलकर 3 दिन के लिए मायके आई थी और अब 7 दिन हो चुके थे। और जब भी रोहन आने के लिए कहता तो मैं फ़ोन माँ को थमा देती। माँ कहती, वह बेटी को अकेले नहीं भेजेगी, जब भी समय हो आकर ले जाना। माँ का इस तरह से रोहन से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा, माँ, हो सकता है वह किसी कार्य में व्यस्त हों। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम नहीं जाओगी। माँ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हमने बेटी ब्याही है, कोई जुर्म नहीं किया। शादी करके उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया। जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बस दोस्तों, माँ ने कभी समझौता करना नहीं सीखा था। विरासत में मुझे यही मिला। मैं खामोश हो गई। जब वह मेरी कोई बात ही नहीं मानता तो मैं क्यों झुकूं? आना तो उसे ही पड़ेगा। और 2 दिन बाद रोहन आ गया तो मुझे लगा माँ ठीक ही कह रही थी। माँ की छाती फूलकर 2 इंच और चौड़ी हो गई। दिवाली के 4 दिन पहले रोहन के मम्मी पापा आ गए। सीधे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि मेरी नौकरी करना उन्हें पसंद नहीं आया। रोहन ने एक दिन कहा कि मैं घर पर ही रहूं और मम्मी पापा की देखभाल करूं। मैंने बात को टालते हुए कहा, मम्मी पापा की सेवा तो मैं भी करना चाहती हूँ, मगर इन दिनों लंबी छुट्टी लेना ठीक नहीं है। मेरी स्थायी नियुक्ति होने वाली है और इस छुट्टी का सीधा असर मेरी नौकरी पर पड़ेगा। रोहन ने कहा, मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम नौकरी करो, पर तुम्हारी जिद के कारण मैं कुछ नहीं बोला। अब यह बात माता पिता को पता चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली, मैंने विवाह तुम्हारे मम्मी पापा के सुख के लिए नहीं किया है। वे दोनों तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, चले जाएंगे तो मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, कोई बात कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती जब तक कि उसके कारणों को जड़ से न निकाला जाए। एक दिन मेरी सासू माँ ने कहा, बेटी, मुझे यह घर सूना सूना सा लगता है। अगली दिवाली तक इस घर में रौनक हो जानी चाहिए।
तुम समझ गई ना मेरी बात को? मैंने कहा, देखो माँ जी, मैं अभी किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि अभी तो हमारे हंसने खेलने के दिन हैं। किसी भी खुशखबरी के लिए आपको 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हमारे पति पत्नी के संबंध बद से बदतर हो गए। मुझे रोहन की बात कांटे की तरह सीने में चुभती। एक दिन मैंने सुबह ही रोहन से कहा, मुझे नौकरी मिलने की खुशी में अपने सहयोगियों को पार्टी देनी है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। लेकिन जब मैं शाम को घर पहुंची तो रोहन किसी महिला के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। मेरे पहुंचते ही दोनों चुप हो गए। अरे, तुम कब आई? आज पार्टी नहीं हुई क्या? मेरा चेहरा तमतमा गया। मैंने तुरंत पूछा, कौन है यह लड़की और आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन मुझे घूरते हुए बोला, तुम बैठोगी तभी तो बताऊंगा। रोहन ने कहा, जानती हो कौन है यह लड़की? तो मैंने कहा, मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आते ही तुम्हारा हंसी मजाक एकदम बंद हो जाना और यह जानते हुए कि मैं शाम को देर से आऊँगी, अपनी चहेती के साथ यहाँ आना ही मेरे जानने के लिए बहुत है। मुझे क्या पता कि मेरे ड्यूटी जाने के बाद कितनों को यहाँ लेकर आए हो। रोहन ने कहा, मोनिका, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे चरित्र पर लांछन लगा सके। तुमने शुरू से ही मुझे शक के दायरे में देखा और मेरे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश की। मैंने कहा, यह सब तो बेकार की बातें हैं। सच तो यह है कि तुमने अपना राज जमाने की कोशिश की है और जब मैं भारी पड़ने लगी तो तुम अपनी मनमानी करने लगे हो। मेरी माँ ठीक ही कहती है। रोहन बोला, भाड़ में जाए तुम्हारी माँ, उन्हीं के कारण तो यह घर बर्बाद हो रहा है। मोनिका बोली, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। रोहन ने कहा, ज़रूर जाओ, ताकि मुझे कभी शांति मिल सके। आज तुम्हारी हरकतों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसके बाद मैं अपना सारा सामान समेट कर मायके चली आई और माँ को झूठी सच्ची कहानी सुनाकर उनकी सहानुभूति बटोर ली। माँ को जब इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने रोहन को जमकर फटकारा और उधर मैं अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रही थी। भैया ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि उसने दोबारा कभी फ़ोन करने की कोशिश की तो उसे दहेज के मामले में उलझाकर सीधे जेल भिजवा देंगे। इसी तरह मैंने रोहन के लिए ज़मीन का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ वह सांस ले सके। एक दिन रसोई में काम करते हुए भाभी ने कहा, मोनिका, तुम्हारा झगड़ा अहंकार है। अगर मेरी मानो तो अपने घर चली जाओ। सच्चे अर्थों में वही तुम्हारा घर है। रोहन जैसा घर बार तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। मैंने कहा, भाभी, तुम कौन होती हो मुझे शिक्षा देने वाली? मैं तुम पर तो बोझ नहीं हूँ। यह मेरी माँ का घर है। जब तक चाहूँ यहीं रहूँगी। उस दिन के बाद भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसी के साथ मेरा गुस्सा भी ठंडा होने लगा। एक दिन पिताजी ने दुखी होकर कहा था, मोनिका, जिन संबंधों को बना नहीं सकते उन्हें ढोने से क्या फ़ायदा। इससे बेहतर है कि कानूनी तौर पर अलग हो जाओ। इस बात का माँ और भैया ने जमकर विरोध किया। माँ का कहना था कि यदि मेरी बेटी सुखी नहीं रह सकती तो मैं उसे भी सुखी नहीं रहने दूंगी। तलाक देने का मतलब है वह जहाँ चाहे रहे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मुझे भी लगा यही ठीक फैसला है। पिताजी इसी गम में दुनिया से चले गए और साल बीतते बीतते माँ भी नहीं रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अकेली हो जाऊंगी। अब मैं सुबह भाभी के साथ नाश्ता बनाने के बाद
ड्यूटी चली जाती और शाम को घर आने के बाद फिर से घर के कामों में लग जाती। एक दिन बातों ही बातों में भैया कहने लगे, अपनी मोनिका को ही देख लो, रोहन को ऐसा सबक सिखाया है कि उम्र भर याद रखेगा। तलाक लेना चाहता था ताकि अपनी ज़िंदगी मनमाने ढंग से बिता सके। हम उसे भी सुख से नहीं रहने देंगे। भाभी ने कहा, तुम यह क्यों भूलते हो कि उसे तलाक न देने से खुद मोनिका भी कभी अपना घर नहीं बसा सकती। मैंने तो पहले ही इसे कहा था कि इस खाई को और न बढ़ाओ, तब मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। वह तो फिर भी पुरुष है, कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। वह अकेला रह सकता है, पर मोनिका नहीं। भाभी की बातों में कितना कठोर सत्य छिपा हुआ था, यह मैंने उस दिन जाना। मुझे तो जैसे काट मारा गया हो। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं हकीकत की दुनिया में आ गिरी थी। कहने के लिए यहाँ अपना कुछ भी नहीं था। मैं अब अपने ही बनाए हुए मकड़ जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। इस तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक रास्ता खोजा और वहाँ से दूर रहने लगी। मेरी ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। जाने वह कैसी मनहूस घड़ी थी जब माँ की बातों में आकर मैंने अपना बसा बसाया घर उजाड़ लिया था। फिर से ज़िंदगी जीने की जंग शुरू हो गई। मैंने रोहन को खोजने का फ़ैसला किया। उसके ऑफिस के एक पुराने कुलीग से मुझे पता चला कि उस दिन जो युवती रोहन से मिलने आई थी वह उसके विभाग की नई हेड थी। रोहन चाहता था कि उसे अपना घर दिखा सके ताकि कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं को वह भी देख सके। किंतु उस दिन की घटना के बाद मैंने जो कीचड़ उछाला था वह रोहन की तरक्की के मार्ग को बंद कर गया। वह अपनी बदनामी का सामना नहीं कर पाया और उसने चुपचाप त्यागपत्र दे दिया। अब मैं चाहती थी एक बार मुझे रोहन मिल जाए तो मैं उसके चरणों में माथा रखकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांग लूँगी। लेकिन अब तो धीरे धीरे जीवन की शाम भी ढलने लगी थी। मेरे सामने मेरा बुढ़ापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने रोहन को बहुत खोजने की कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। आज पहली बार महसूस किया कि मैंने वह वस्तु हमेशा के लिए खो दी है जो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी।